डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था जो हिस्ट्री पार्ट का जो चैप्टर था नेशनलिज्म इन इंडिया। उसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स एंड खिलाफत मूवमेंट्स, इस टॉपिक के ऊपर हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था। आज की हमारी क्लास में जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस। सविनय अवज्ञा मूवमेंट्स किस प्रकार हुआ था वो हम देखते हैं, इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस, सिविल डिसओबीडियंस की तरफ चलते हैं हम। किस प्रकार ये मूवमेंट हुआ था ये हम देखते हैं। इन फरवरी 1922 में महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रा द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स को महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में वापस लेने का डिसाइड किया। He felt the movement was turning violent in many places, क्योंकि उन्होंने फेल्ट किया था कि ये जो मूवमेंट्स है ये वायोलेंट की तरफ जा रहा है। इन मैनी प्लेसेस, कई स्थानों पर ये जो मूवमेंट था वो वायोलेंट की तरफ जा रहा था, यानी इसने हिंसक रूप ले लिया था। इसलिए महात्मा गांधी ने डिसाइडेड किया टू विड्रा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन फरवरी 1922। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स को विड्रा कब किया। तो आपको ये डेट आपको लर्न करनी है, फरवरी 1922। एंड सत्याग्रहीज needed to be properly trained before they would be ready for mass struggle। और उनको ये भी लगता था कि सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है, प्रॉपरली ट्रेंड करने की उनको जरूरत है, तब मूवमेंट को जो है आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इससे पहले सत्याग्रही को ट्रेंड करने की उन्होंने आवश्यकता समझी। विद इन द कांग्रेस some leaders were by now tired of mass struggle and wanted to participate in elections to the provincial councils that had been set up by the Government of India Act of 1919। Within the Congress, कांग्रेस के सम लीडर्स जो थे, कुछ नेता थे, वो इस प्रकार के जो जन संघर्ष हो रहे थे, मास स्ट्रगल से वो टायर्ड हो चुके थे एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, और वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। कौन से इलेक्शंस? प्रोविंशियल काउंसिल्स के जो इलेक्शंस होने थे उसमें वो भाग लेना चाहते थे। wanted to participate in elections to the provincial council that had been set up by the Government of India Act of 1919। और इसके अलावा 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो प्रोविंशियल काउंसिल्स के चुनाव होने जा रहे थे उसमें कांग्रेस लीडर्स जो थे वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे। They felt, उनको लगता था that it was important to oppose British policies within the councils। उनको ये लगता था कि काउंसिल्स में रहते हुए ब्रिटिश पॉलिसीज का विरोध करना और इसके अलावा अर्ज फॉर रिफॉर्म और सुधारों की वकालत करना एंड आल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल्स वर नॉट प्योरली डेमोक्रेटिक। और इसके अलावा उनको ये भी दिखाना जरूरी था कि ये जो परिषदें हैं वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस नहीं है। तो उन्होंने जो है इलेक्शंस में पार्टिसिपेट क्यों किया, इसके रीजंस थे। एक तो वो
they felt that it was important to oppose British policies. एक तो ब्रिटिश पॉलिसीज का ओपोज करना चाहते थे, अर्ज फॉर रिफॉर्म, रिफॉर्म का अर्ज करना चाहते थे, सुधारों की वकालत, एंड आल्सो डेमोन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक। और इस प्रकार की जो काउंसिल्स है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो लोकतांत्रिक नहीं है, ये कांग्रेस लीडर्स जो है उनको बताना चाहते थे। सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी, ये भी आपके अंडरलाइन कर सकते हो। स्वराज पार्टी का गठन सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने किया था विद इन द कांग्रेस टू अर्ज फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। क्यों किया था? राजनीति में वापस लौटने के लिए, कांग्रेस टू अर्ज फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, काउंसिल पॉलिटिक्स में रिटर्न करने के लिए सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का फॉर्म किया। बट यंगर लीडर्स लाइक JL Nehru and Subhash Chandra Bose pressed for more radical mass agitation and for full independence. लेकिन कुछ यंग लीडर्स थे जैसे JL नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, ये क्या चाहते थे? ये फुल इंडिपेंडेंस चाहते थे, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रेशर डालना चाहते थे। बट younger leaders like Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose pressed for more radical mass agitations. ये और ज़्यादा उग्र आंदोलन के पक्ष में थे, मास एजिटेशंस के पक्ष में थे। और किसके लिए? फॉर फुल इंडिपेंडेंस के लिए। फुल इंडिपेंडेंस के लिए ये नेता और ज़्यादा उग्र जन आंदोलन के लिए प्रेशर डालना चाहते थे। In such a situation of internal debate and dissension, two factors again shaped Indian politics towards the late 1920s. तो 1920s में, यानी 20 के दशक के जो आखिरी साल थे, उनमें आंतरिक बहस, एक तो इंटरनल डिबेट एंड एक डिसेंशन। डिसेंशन का मतलब है असहमति। एक तो इंटरनल डिबेट्स और एक डिसेंशन। इस माहौल में दो इस प्रकार के फैक्टर्स थे जिन्होंने 1920s के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा थी उन्होंने बदल दी। The first was the effect of the worldwide economic depression. पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक डिप्रेशन। जो फैक्टर थे भारतीय राजनीति की रूपरेखा को बदलने के लिए, जो टू फैक्टर्स थे, द फर्स्ट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। एक तो जो फैक्टर्स था वो था वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। एग्रीकल्चरल प्राइसेस began to fall from 1926 and collapsed after 1930. 1926 से एग्रीकल्चरल प्राइसेस began to fall down। जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस थी, जो कृषि उत्पादों की जो कीमतें थी, वो गिरने लगी थी। एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930। और 1930 के बाद में पूरी तरह से वो कोलैप्स हो गई, यानी उनकी प्राइसेस जो थी वो बिल्कुल गिर गई, यानी धराशायी हो गई, कोलैप्स हो गई। एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स फेल। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल गुड्स थे उनकी डिमांड गिर गई। एंड एक्सपोर्ट्स डिक्लीन्ड। और एक्सपोर्ट्स जो था वो डिक्लीन हो गया, यानी जो निर्यात होता था
निर्यात भी डिक्लीन हुआ। पेजेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट, इससे पेजेंट्स जो थे उनको डिफिकल्ट हुआ टू सेल देयर हार्वेस्ट, उनकी जो फसल थी अपनी उपज बेचने के लिए जो है उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। एंड पे देयर रेवेन्यू, और जो उनसे रेवेन्यू वसूल किया जाता था उसमें भी डिफिकल्ट होने लगी। बाय 1930s तक द कंट्री साइड वाज इन टर्मोइल, ग्रामीण 1930 तक जो कंट्री साइड थे, ग्रामीण इलाके थे, वो भी टर्मोइल से गुजरने लगे, यानी वहां पर भी उथल पुथल होने लगी। टर्मोइल का मतलब वहां पर भी जो है कुछ गतिविधियां होने लगी, यानी वहां उथल पुथल होने लगी, टर्मोइल होने लगा। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन constitute a statutory commission under सर जॉन साइमन। इसी बैकग्राउंड में ब्रिटेन की नई टोरी गवर्नमेंट ने सर जॉन साइमन को जो है उन्होंने नियुक्त किया था, सेटअप इन रेस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट। Against this background, the new Tory government in Britain constituted a statutory commission under Sir John Simon। इसी बैकग्राउंड में ब्रिटेन की जो टोरी गवर्नमेंट थी उसने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक स्टैच्यूटरी कमीशंस गठित किया था, एक वैधानिक आयोग का गठन किया था। सेटअप इन रेस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, the commission was to look into the functioning of the constitutional system in India। सर जॉन साइमन जो आया था भारत, वो उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य जो संवैधानिक व्यवस्था थी, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम था इंडिया में, उसकी जो फंक्शनिंग थी उसको देखना था, उसका अध्ययन करना था, और इसके अलावा सजेस्ट चेंजेज, और कुछ चेंजेज के लिए सुझाव देना था। तो ये इसका ऑब्जेक्ट था। जो सर जॉन साइमन इंडिया में आया था उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो भारत में है उसकी फंक्शनिंग को देखना, एंड सजेस्ट चेंज, और उसके बारे में सुझाव देना। The problem was that the commission did not have a single Indian member। इस आयोग में एक भी इंडियन मेंबर्स नहीं था। They were all British, सारे अंग्रेज थे। टोरी गवर्नमेंट ने जो स्टैच्यूटरी कमीशंस गठित किया था उसमें सारे ब्रिटिश थे, और उसमें इस कमीशन में जो है सिंगल इंडियन मेंबर्स भी नहीं था, यानी एक भी भारतीय इसमें शामिल नहीं था। When the Simon Commission arrived in India 1920, जब साइमन कमीशन 1928 में इंडिया पहुंचा, तो ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में, तो अंडरलाइन कर सकते हो आप 1928। When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back Simon"। तो साइमन कमीशन जब इंडिया आया तो उसका जो स्वागत किया गया वो साइमन कमीशन गो बैक साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से उसको ग्रीटेड किया गया। विद दिस स्लोगन, इस स्लोगन के साथ में उसको ग्रीट किया गया कि साइमन कमीशन वापस जाइए। ऑल पार्टीज, सभी पार्टियां, जिसमें इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशंस। इस डेमोन्स्ट्रेशंस में सभी पार्टियों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी शामिल थी।
यानी सभी पार्टियों ने इसके विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर, इस विरोध को शांत करने के लिए the Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 a vague offer of Dominion states for India in an unspecified future. इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने, जो उस समय वायसराय था लॉर्ड इरविन, उसने अनाउंस किया, उसने क्या अनाउंस किया, उसने 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का जो है वो ऐलान कर दिया कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा फॉर इंडिया इन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर। यानी गोलमाल सा उसने ऐलान कर दिया था कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दिया जाएगा। इस प्रकार का उसने जो है इस विरोध को शांत करने के लिए उसने अनाउंस किया अक्टूबर 1929 में। एंड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस ए फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशंस, और इसके अलावा संविधान के बारे में डिस्कस करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशंस पर डिस्कस करने के लिए किया जाएगा, इस प्रकार उसने अनाउंस किया। ये अनाउंस किसने किया? ये अनाउंस जो है लॉर्ड इरविन ने किया था, जो उस समय वाइसराय था। This did not satisfy the Congress leaders. तो इस प्रस्ताव से कांग्रेस लीडर, जो लीडर्स थे, वो सेटिस्फाई नहीं हुए। The radicals within the Congress, led by Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose, became more assertive. The radicals within the Congress, जे.एल. नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के लीडरशिप में कांग्रेस का जो तेज तर्रार ग्रुप था वो भी असर्टिव होने लगा, यानी आक्रामक रुख उन्होंने अपनाया। द लिबरल्स एंड मॉडरेट्स, उदारवादी और मध्यम वर्गी। लिबरल्स कहते हैं उदारवादी को, मॉडरेट्स कहते हैं मध्य मार्गी, जो मध्य की जो नीति होती है, बीच वाली पॉलिसी होती है, उस पर चलने वाले मॉडरेट्स होते हैं। और लिबरल्स जो उदारवादी होते हैं उनको लिबरल्स कहते हैं। तो लिबरल्स एंड मॉडरेट्स हु वर proposing a constitutional system within the framework of British Dominion, जो उदारवादी थे और मध्य मार्गी जो नेता थे, ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम चाहते थे, उसके पक्ष में थे वो। जो संवैधानिक व्यवस्था थी डोमिनियन के भीतर, ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स था, वो ये लिबरल्स और मॉडरेट्स चाहते थे। ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस, लेकिन धीरे धीरे इनका प्रभाव जो था वो घटता जा रहा था, लॉस्ट होता जा रहा था। इन दिसंबर 1929, दिसंबर 1929 में, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। इन दिसंबर 1929, दिसंबर 1929 में, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंसी में, यानी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज, लाहौर अधिवेशन को फॉर्मलाइज किया, द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को जो है मान लिया गया।
द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, इंडिया के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की जो मांग थी, पूर्ण स्वराज्य, उसको औपचारिक रूप से मान लिया गया। तो ये भी क्वेश्चन आपके हो सकता है, इन दिसंबर 1929 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? लाहौर कांग्रेस, लाहौर अधिवेशन हुआ था, और उसमें क्या बात विशेष हुई थी? उसमें पूर्ण स्वराज्य की बात जो है उसको मान लिया गया। तो ये भी आपके क्वेश्चन बन सकता है। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो प्रपोजल था, फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, उसको फॉर्मलाइज किया गया। इट वाज डिक्लेयर्ड, और ये डिक्लेयर किया गया, ये तय किया गया दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे, और ये भी डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेटेड किया जाएगा इंडिपेंडेंस डे के रूप में। ये तय किया गया 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस डे को 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट किया जाएगा द इंडिपेंडेंस डे के रूप में। व्हेन पीपल वर टू टेक अ प्लेज टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, उस दिन लोग पूर्ण स्वराज्य के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। कंप्लीट इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल के लिए लोग प्लेज लेंगे, ये उस दिन तय किया गया। बट द सेलिब्रेशंस अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, लेकिन इस उत्सव की ओर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया, यानी लिटिल अटेंशन हुआ था, इधर ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया, काफ़ी कम लोग जो है इस तरफ अट्रैक्टेड हो पाए। सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट हिज एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कंक्रीट इशू ऑफ एवरीडे लाइफ। तो इसलिए स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को एवरीडे लाइफ के ठोस मुद्दे से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को और भी वे ढूंढना पड़ा, और भी दूसरा रास्ता ढूंढना था। तो दूसरा रास्ता क्या था जो हम देखते हैं? द साल्ट मार्च, दूसरा रास्ता था नमक यात्रा, एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या था, साल्ट मार्च क्या थी, वो हम देखते हैं। महात्मा गांधी फाउंड in salt a powerful symbol that could unite the nation. देश को यूनाइट करने के लिए महात्मा गांधी को शाल्ट एक शक्तिशाली सिंबल के रूप में दिखाई दिया। महात्मा गांधी ने फाउंड किया कि जो साल्ट है वो एक पावरफुल सिंबल है, दैट कुड यूनाइट द नेशन, जो देश को एकजुट कर सकता है। महात्मा गांधी ने नमक को एक पावरफुल सिंबल के रूप में देखा। ये एक ऐसा सिंबल था जो नेशंस को यूनाइट कर सकता था, देश को एकता के सूत्र में बांध सकता था। ऑन 31 जनवरी 1930, 31 जनवरी 1930 को he sent a letter to Viceroy Irwin stating 11 demands। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने, यानी महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन को एक लेटर लिखा, इरविन को एक लेटर लिखा जिसमें 11 डिमांड्स थी। उन्होंने 11 मांगों का उसमें उल्लेख किया था, 11 डिमांड्स जो है उसमें रखी। सम ऑफ दीज वर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, और इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जनरल डिमांड्स थी, जनरल इंटरेस्ट थी। अदर वर स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस, और जो दूसरी जो डिमांड्स थी वो स्पेशल डिमांड्स थी, कुछ विशेष मांगे थी डिफरेंट क्लासेस के लिए। फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट्स, यानी कुछ मांगे इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर किसानों तक विभिन्न ग्रुप्स के लिए थी। यानी उसमें कुछ मांगे ऑर्डिनरी थी
और कुछ जो डिमांड्स थी वो इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर पीजेंट्स तक थी. द आइडिया वाज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग. गांधी जी ने इन मांगों के जरिए क्या किया? Demands wide ranging so that all classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought together in united campaign. So the idea was to make the demands wide ranging. इन डिमांड के सहारे उन्होंने समाज के जितने भी वर्ग थे, सो दैट ऑल क्लासेस विद इन इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटीज के जितने भी क्लासेस थे उनको, उन सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे. could identify with them and everyone could be brought together in a united campaign, ताकि सभी उनके इस मूवमेंट्स में शामिल हो सके. तो समाज के जितने भी वर्ग थे उनको अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि उनके अभियान में वो शामिल हो सके, कैंपेन में शामिल हो सके. The most stirring of all was the demand to abolish the salt tax. इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग साल्ट टैक्स को खत्म करने के बारे में थी. जो डिमांड थी, 11 डिमांड्स उन्होंने रखी थी, उनमें मोस्ट स्टायरिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड टू अबोलिश द साल्ट टैक्स. जो प्रमुख मांग थी महात्मा गांधी की वो थी साल्ट टैक्स को एबोलिश करना. Salt was something consumed by the rich and the poor alike. नमक का उपयोग अमीर गरीब सभी करते थे. And it was one of the most essential items of food. और ये भोजन का essential items था. The tax on salt and the government monopoly or its production. इसलिए नमक पर कर और उसके प्रोडक्शन के ऊपर गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था, जो मोनोपोली थी, उसको महात्मा गांधी जो है उसको खत्म करना चाहते थे. महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड रिवील्ड द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल. तो महात्मा गांधी ने इसके साल्ट के ऊपर जो उनका कंट्रोल था इसको ब्रिटिश शासन का सबसे ऑप्रेसिव फेस बताया, सबसे दमनकारी पहलू बताया. यानी नमक के ऊपर जो कर था उसको गवर्नमेंट का सबसे ऑप्रेसिव फेस बताया. महात्मा गांधी इज लेटर वाज इन अ वे एन अल्टीमेटम. महात्मा गांधी का ये जो लेटर था ये अल्टीमेटम की तरह था, एक चेतावनी की तरह था. इफ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च, उन्होंने इसमें लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी डिमांड्स को नहीं माना गया तो क्या होगा. द लेटर स्टेट द कांग्रेस वुड लॉन्च ए सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन. अगर ये मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स को लॉन्च कर देगी. ये उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि अगर 11 मार्च तक ये सारी डिमांड्स फुलफिल नहीं की गई तो कांग्रेस वुड लॉन्च ए सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन. तो कांग्रेस जो है वो सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन को चालू कर देगी. इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट. इरविन जो है वो, उसकी इच्छा नहीं थी नेगोशिएट, यानी झुकने को वो तैयार नहीं था. सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस साल्ट मार्च accompanied by 78 of his trusted volunteers. जब इरविन नहीं झुका तो महात्मा गांधी ने अपने जो 78 फेमस जो वॉलेंटियर्स थे, जो ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स थे, उनके साथ नमक की यात्रा शुरू कर दी. जो महात्मा गांधी के जो 78 ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स थे
उनके साथ में फेमस साल्ट मार्च को उन्होंने स्टार्टेड कर दिया। द मार्च वाज ओवर 240 माइल्स। ये यात्रा 240 माइल्स की थी। फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती टू द गुजराती कोस्टल टाउन्स ऑफ दांडी। ये जो यात्रा हुई थी, ये यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से लेकर जो गुजरात में दांडी नामक स्थान है, दांडी नामक जो टाउन्स है, वहां पर ये ट्रेवल्स जो है खत्म होनी थी। द मार्च वाज ओवर। ये मार्च जो था ओवर होने वाला था। ये ये मार्च जो था 240 माइल्स का था फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती। ये जो ट्रैवल हुई थी गांधी जी के आश्रम साबरमती से गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ दांडी, जो तटवर्ती इलाका है, तटवर्ती जो टाउन है गुजराती, जो कोस्टल टाउन है दांडी, वहां तक ये यात्रा खत्म होनी थी। द वॉलंटियर्स वॉकड फॉर 24 days। अबाउट 10 माइल्स अ डे। वॉलंटियर्स जो थे गांधी जी के, वो 24 डेज चले, अबाउट 10 माइल्स अ डे। यानी एक दिन में गांधी जी की जो टोली थी वो एक दिन में लगभग उन्होंने 10 मील का सफर तय किया और 24 दिन तक वो चले। वॉकड फॉर 24 डेज, 24 डेज वॉक किया और 10 माइल्स अ डे, और ए डे 10 माइल्स वो चले। Thousands came to hear Mahatma Gandhi wherever he stopped। गांधी जी जहां भी रुकते थे वहां पर उनको सुनने के लिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स जो है वहां आते थे। यानी इस ट्रैवल्स में महात्मा गांधी जहां पर भी रुकते थे वहां पर उनको हियर करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है कैंप आते थे। wherever he stopped, जहां पर वो रुकते थे, महात्मा गांधी जहां रुकते थे वहां पर उनको सुनने के लिए लोग आते थे। एंड ही टोल्ड देम व्हाट ही मेंट बाय स्वराज। और इसके अलावा इन सभाओं में गांधी जी जो है लोगों को स्वराज का मीनिंग बताते थे। अर्ज्ड देम टू स्पेसिफिकली डिफाई द ब्रिटिश। इसके अलावा उन लोगों को आह्वान किया कि वो अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करे, वो उनको जो है पीसफुली डिफाई करे, द ब्रिटिश, ब्रिटिश की वो पीसफुली डिफाई करे। इस प्रकार महात्मा गांधी ने लोगों को अर्ज किया। ऑन 6 अप्रैल ही रीच्ड दांडी। और अंत में 6 अप्रैल को वो दांडी रीच कर गए। एंड सेरेमोनियल वायोलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग साल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। और उन्होंने समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। ये क्या था? ये सेरेमोनियल वायोलेटेड द लॉ था, ये कानून का उल्लंघन था। जब उन्होंने 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर वहां पर बॉइलिंग सी वाटर से मैन्युफैक्चर किया साल्ट को, तो ये क्या था? ये लॉ का वायोलेटेड था, ये लॉ का उल्लंघन था। ये नियम जो साल्ट लॉ था, नमक का जो नियम बना हुआ था उसको उन्होंने बॉइलिंग सी वाटर और साल्ट बना के उन्होंने इसका उल्लंघन किया। तो ये इसी कारण जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहलाता है। सभी ने अवज्ञा आंदोलन, यानी गवर्नमेंट का जो नियम था उसको उन्होंने नहीं माना, नमक नियम को उन्होंने तोड़ दिया। इसीलिए इस मूवमेंट्स को सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स कहा गया। This marked the beginning of the civil disobedience movements। यहां से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है। How was this movement different from the non cooperation movements? तो ये जो मूवमेंट्स था ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से किस प्रकार डिफरेंट था? People were now asked not only to refuse cooperations
इस बार लोगों ने न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए with the British as they had done in 1921 to 22, but also to break colonial laws. यानी इस बार लोगों ने न केवल अंग्रेजों का असहयोग किया बल्कि जो कॉलोनियल लाज है उनका उल्लंघन करने के लिए भी लोगों को कहा जाने लगा। जो कॉलोनियल लॉ बने हुए हैं उनका भी उल्लंघन करने के लिए जो है इसमें लोगों को बताया जाने लगा। थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रॉक द साल्ट लॉ। देश के विभिन्न भागों में थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स ने नमक कानून तोड़ा। इसके अलावा क्या किया? मैन्युफैक्चरर साल्ट और नमक का मैन्युफैक्चर किया एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट साल्ट फैक्ट्रीज। और इसके अलावा सरकारी जो नमक के कारखाने थे उनके सामने उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस किया, प्रदर्शन किया। डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट साल्ट फैक्ट्रीज। गवर्नमेंट की जो साल्ट फैक्ट्रीज थी उनके सामने लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशंस किए। एज द मूवमेंट स्प्रेड, आंदोलन जैसे जैसे फैला, फॉरेन क्लॉथ वाज बाइकॉटेड, विदेशी कपड़ों का बाइकॉट किया गया। एंड लिक्वर शॉप्स वर पिकेटेड, और जो लिक्वर शॉप्स थी वहां पर भी उनको भी पिकेटेड किया गया, धरना दिया गया। पीजेंट्स रिफ्यूज्ड टू पे रेवेन्यू। इसके अलावा जो पीजेंट्स थे उन्होंने रेवेन्यू चुकाने से रिफ्यूज कर दिया। एंड इसके अलावा जो टैक्स था चौकीदारी टैक्सेस, उसको भी चुकाने से मना कर दिया। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइंड, गांव में जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, उन्होंने इस्तीफे सौंप दिए। एंड इन मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायोलेटेड फॉरेस्ट लॉ। और इसके अलावा बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले जो लोग थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉज को वायोलेटेड किया। जो फॉरेस्ट लॉ बने हुए थे उनका उल्लंघन किया। गोइंग इनटू रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेस कैटल। उन्होंने इन फॉरेस्ट लॉज को वायोलेटेड कैसे किया? गोइंग इनटू रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट में जाकर उन्होंने क्या किया? कलेक्ट वुड एंड ग्रेस कैटल, वुड को कलेक्ट किया एंड उनके जो कैटल्स थे उनको ग्रेज करवाया। तो इस प्रकार उन्होंने इन जो फॉरेस्ट लॉज थे उनका उन्होंने उल्लंघन किया। वरीड बाय द डेवलपमेंट्स, द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगेन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन। इन इंसिडेंट से वरीड होकर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट्स थी उसने कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करना चालू कर दिया। अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन, एक एक करके जो कांग्रेस लीडर्स थे उनको उन्होंने अरेस्ट करना चालू कर दिया। क्यों कर दिया? वरीड बाय द डेवलपमेंट, जो ये इसका विकास होता जा रहा था, ये जो मूवमेंट्स था स्प्रेड होता जा रहा था, उससे वरीड होकर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट्स थी उन्होंने अरेस्टिंग चालू कर दी। किसकी अरेस्टिंग? द कांग्रेस लीडर्स, कांग्रेस लीडर्स की उन्होंने अरेस्टिंग चालू कर दी, कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार करना चालू कर दिया। दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस इन मैनी प्लेसेस। इससे क्या हुआ? इससे बहुत सारे स्थानों पर वायलेंट क्लैशेस हुए, हिंसक टकराव हुए। व्हेन अब्दुल गफार खान, डिवोट disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी का जो साथी था, समर्पित साथी अब्दुल गफार खान, उनको भी अरेस्ट कर दिया गया। डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी थे ये, कौन? अब्दुल गफार खान, इनको भी अरेस्ट कर दिया गया अप्रैल 1930 में। एंग्री क्राउड्स डेमोन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर। जब अब्दुल गफार खान को अरेस्ट किया गया तो गुस्साई भीड़, जो एंग्री क्राउड्स थी, उन्होंने
स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर में डेमोन्स्ट्रेशन किए, फेसिंग आर्मोरेड कार एंड पुलिस फायरिंग। इसके अलावा गाड़ियों के ऊपर पुलिस की जो गोलियां थी उनको उन्होंने उनका सामना किया। जो आर्म जो कार्स थी उनका उन्होंने सामना किया, और इसके अलावा पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए वो रोड के ऊपर आ गए। डेमोन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट्स, मैनी वर किल्ड, बहुत सारे मारे गए। ए मंथ लेटर, एक महीने के बाद में, व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड, जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, तो when Mahatma Gandhi himself was arrested, industrial workers in Sholapur attacked police posts. जब महात्मा गांधी ने जो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे सोलापुर के इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने क्या किया, अटैक किया पुलिस पोस्ट, पुलिस चौकियों के ऊपर, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स के ऊपर, लॉ कोर्ट्स के ऊपर एंड रेलवे स्टेशन के ऊपर उन्होंने अटैक करना चालू कर दिया। ऑल स्ट्रक्चर्स दैट सिंबलाइज्ड ब्रिटिश रूल, ये सारी जो स्ट्रक्चर्स थी ये ब्रिटिश रूल की प्रतीक थी। कौन सी? ये जो पुलिस पोस्ट थी, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स थी, लॉ कोर्ट्स थे, रेलवे स्टेशन थे, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स थे दैट सिंबलाइज्ड ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश रूल की सिंबल थी, इनके ऊपर लोगों ने अटैक कर दिया। A frightened government responded with a policy of brutal repression. तो भयभीत सरकार ने रिप्रेशन का रास्ता अपनाया, ब्रूटल रिप्रेशन का रास्ता अपनाया, निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। फ्राइटेंड गवर्नमेंट ने, डरी हुई जो सरकार थी, फ्राइटेंड गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो पॉलिसी रेस्पॉन्ड की वो थी ब्रूटल रिप्रेशन की, यानी दमनकारी जो पॉलिसी थी उसको उसने लागू किया। पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के ऊपर हमले किए गए। वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन, वुमेन और चिल्ड्रन को बीटन किया गया, पीटा गया। एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, और लगभग 1 लाख पीपल्स को अरेस्टेड किया गया। In such a situation, Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement. और एक बार फिर महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट्स को कॉल ऑफ कर दिया, वापस ले लिया। The movement and entered into a pact with Irving on 5 March 1931। और इस मूवमेंट्स के कॉल ऑफ करने के बाद में जो है एक पैक्ट जो हुआ था 5 मार्च 1931 को, तो इसको हम इरविन पैक्ट कहते हैं। बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट, इस पैक्ट के द्वारा गांधी जी कंसंटेड टू पार्टिसिपेटेड इन ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी इसके माध्यम से ये आयोजित हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये कब हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? 5 मार्च 1931। द कांग्रेस हैड बायकॉटेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो कांग्रेस थी उसने बायकॉटेड किया द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसका कांग्रेस ने जो है बायकॉट किया था इन लंदन। लंदन में जो पहली गोलमेज सम्मेलन हुआ था, पहला जो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसको उन्होंने बायकॉट किया था। और इसके अलावा द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनकी रिहाई के बाद में, उनको रिलीज करने के बाद में इन दिसंबर 1931
इसके अलावा 1931 दिसंबर में गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस। दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन गए इस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए गए, बट द निगोटिएशंस ब्रोक डाउन, लेकिन ये जो वार्ता थी वो बीच में टूट गई। एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड, और उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा बैक इन इंडिया। ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन ए न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन, और यहाँ आकर उन्होंने पाया कि गवर्नमेंट ने नए सिरे से दमन करना चालू कर दिया है। गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही इस समय जेल में थे। द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया। एंड अ सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज्ड टू प्रिवेंट मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड बाइकॉट्स। इसके अलावा सभाओं, प्रदर्शनों और बाइकॉट जैसी एक्टिविटीज को रोकने के लिए मैनी स्टेप्स उठाए गए। A series of measures had been imposed, जो सीरीज ऑफ मेजर्स थे उनको इम्पोज किया गया टू प्रिवेंट मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड बाइकॉट्स। किसको रोकने के लिए? मीटिंग्स को रोकने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशंस को रोकने के लिए, बाइकॉट को प्रिवेंट करने के लिए जो सीरीज ऑफ मेजर्स जो इम्पोज किए गए गवर्नमेंट के द्वारा। कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। विद ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी रीलॉन्च्ड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और इसके बाद में भारी आशंकाओं के बीच में महात्मा गांधी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स को रीलॉन्च किया, दोबारा चालू किया। फॉर ओवर अ ईयर द मूवमेंट कंटिन्यूड बट बाय 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। तो इसको जो है महात्मा गांधी ने वापस चालू किया, और फॉर ओवर अ ईयर, साल भर तक ये चलता रहा। लेकिन 1934 तक आते आते इसकी जो मूवमेंट थी वो थोड़ी कम होने लगी। इसकी मूवमेंट्स जो थी वो 1934 तक जो है लॉस होने लगी, यानी ये आंदोलन जो था 1934 तक बंद होने लगा, ये धीमा पड़ गया।